हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। और हम लोग देख रहे हैं, हमारा जो वीडियो चल रहा था उस पे औरंगजेब के बाद का देखते हैं हम लोग। ठीक है। औरंगजेब की डेट क्या थी? 1658 टू 1707 के डेट है ये औरंगजेब के। औरंगजेब को टाइटल था जिंदा पीर आलमगीर। क्या था? जिंदा पीर आलमगीर वॉज द टाइटल ऑफ औरंगजेब। अब कहानी क्या हुई थी, देखिए। आपको पता है कि इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजहां। शाहजहां कंस्ट्रक्टेड ताजमहल आगरा में और दिल्ली का रेड फोर्ट। और बहुत ज्यादा लेविश यूज था। आपको पता है कि कोहिनूर डायमंड गोलकुंडा माइन से फ्रेंच ज्वेलर ट्रेवरनियर ने दिया था, वहां से निकाल के तराश के। तो सोचो उसको कितना रुपए दिया होगा। और बहुत ज्यादा पार्टी लविंग पर्सन और बिल्डर किंग बोला गया था शाहजहां को। ही कंस्ट्रक्टेड अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स यूजिंग व्हाइट मार्बल्स, बहुत ज्यादा यूज किया था। अच्छा, तो सारा ट्रेजरी का पैसा बहुत ज्यादा खत्म हो गया था। तो सब आए आपके औरंगजेब औरंगजेब ने जब गद्दी संभाली, तब पता चला ट्रेजरी बिल्कुल खाली हो चुकी है, बहुत कम पैसा बचा हुआ है। अच्छा, देन ही स्टार्टेड, आपको पता है, छोटे छोटे गरीब बच्चों को पढ़ाना। और थोड़ा सा टेलर वाला काम भी, मतलब अपना काम खुद करना। इस तरीके से एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा था औरंगजेब की किस तरीके से आप आत्मनिर्भर हो सकें। तो इसीलिए इसमें टाइटल पड़ा लिविंग सेंट। जिंदा पीर आलमगीर मतलब होता है लिविंग सेंट। पीर मतलब होता है सेंट। आपको पता है सूफीज्म में पीर मतलब होता है टीचर, मुरीद मतलब होता है स्टूडेंट। जिन्ना पीर आलमगीर। ठीक है। अंडर हिम मुगल एम्पायर रीच्ड इट्स ग्रेटेस्ट एक्सटेंट। सबसे ज्यादा कस मुगल एम्पायर के टाइम पे फैला था। मुगल एम्पायर औरंगजेब के टाइम पे फैला था। ठीक है, याद रखोगे। इसमें आप एक एग्जाम्पल लगा देना। एग्जाम्पल, अहोम। अहोम जो आसाम वाले थे उन पर भी इन्वेड किया था। ठीक है। अहोम जो थे आसाम वाले पे, उन पे भी इसने अटैक किया था। बट देखो औरंगजेब खुद नहीं जाता था, मुगल एम्परर है तो अपने मिलिट्री कमांडर को भेजा था। ठीक है। और औरंगजेब के जो मिलिट्री कमांडर जिसकी वजह से औरंगजेब इतना ग्रेट एक्सपेंट में पहुंच पाया, उनका नाम था जय सिंह ऑफ अंबर। जय सिंह ऑफ अंबर। इसी जय सिंह के नाम पर ही पड़ा है जयपुर का नाम, जयपुर। ठीक है। अहोम आसाम में करंट अफेयर भी चल रहा था कि यहाँ पर अहोम डायनेस्टी के बहुत फेमस मिलिट्री कमांडर थे, उसका नाम था लचित बरफुकान। लचित बरफुकान, ये याद रखना। लचित बरफुकान अगर आईएएस प्री में या पीसीएस प्री में आया, लचित बरफुकान कहाँ से बिलोंग करते थे, तो आप लिखना अहोम डायनेस्टी आसाम। अच्छा, स्टॉप्ड कलमा ऑन कॉइन्स। स्टॉप्ड कलमा ऑन कॉइन्स, सिक्कों पे जो कुरान की आयतें लिखी हुई थी और जो होली बातें लिखी हुई थी, उन सबको बंद कराया। उसने बोला सिक्के न जाने किस किस के हाथों में जाते होंगे, प्योरिटी होती कि नहीं होती है। हम्म तो इस तरह से रिलीजियस आइटम्स और सेंटिमेंट्स को आप हार्म ना करें, ये सब मत लिखाएं। इसीलिए आपको भी पता है आज भी भारत सरकार के सिक्कों पे या नोट पे लक्ष्मी मैया की फोटो नहीं है। ठीक है, जबकि पता है इंडिपेंडेंस के टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी से बोला गया था कि अगर नोट पे लक्ष्मी मैया की फोटो होगी तो हमारी इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी, हमारी जीडीपी हाई हो जाएगी। बट फिर भी हमने सेकुलरिज्म को अपनाया और नोट पे हमने बापू लगाए। ठीक है, गांधी जी। अगला क्या है? सती सिस्टम को रुकवाने की बहुत कोशिश करी थी, बहुत कोशिश करी थी सती सिस्टम को रुकवाने की। झरोका दर्शन वॉज स्टॉप्ड। झरोका दर्शन, अब सुन लो झरोका दर्शन क्या होता है। झरोका दर्शन ये होता है कि बादशाह सलामत रोज सुबह गुड मॉर्निंग करने अपने किले की छत पर आएंगे और बोलेंगे आई एम ऑल वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग करके बोलेंगे। जिस तरीके से आप देखते हो ना, शाहरुख खान अपने बर्थडे पे आता है और अमिताभ बच्चन जी अपने बर्थडे पर आते हैं ऐसे करते हुए, मन्नत और जलसा और इन सब पे आते हैं गुड मॉर्निंग। वैसे था मुगल एम्परर रोज सुबह आके ऐसे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, तभी प्रजा काम करने जाएगी। ठीक है। अब हुआ क्या कि औरंगजेब को दूर दूर तक जाना पड़ता था। साउथ इंडिया में शिवाजी से लड़ने जाना है या कहीं पर भी जाना है, तो गुड मॉर्निंग करना पॉसिबल नहीं था। तो एक बार की बात है कि औरंगजेब गए साउथ इंडिया। अब प्रजा को, आगरा की प्रजा को, दिल्ली की प्रजा को नहीं दिखे औरंगजेब। नहीं दिखे तो उन्होंने सारा काम वाम बंद कर दिया, कोई काम नहीं कर रहा था। जब 6 महीने बाद औरंगजेब लौट कर आए तो उन्होंने देखा अरे टैक्स का है, नहीं कोई टैक्स नहीं है, कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं सुनी कि बादशाह सलामत नहीं है, इसीलिए हम सब दुआएं कर रहे हैं, हम सब छुट्टी पर हैं, हॉलीडे पर हैं। गुड मॉर्निंग नहीं, तो फिर औरंगजेब ने प्रैक्टिस बंद करवाई, अब पीटूंगा अगर काम नहीं किया तो, ये झरोका दर्शन बंद कराओ। जबकि झरोका दर्शन स्टार्ट हुआ था अकबर के टाइम से। ठीक है। नौरूज फेस्टिवल बैन करवाया। नौरूज फेस्टिवल बैन कराया। अब सुनो, नौरूज फेस्टिवल क्या होता है? पारसियों का न्यू ईयर। क्या होता है? पारसी न्यू ईयर। और इसको स्टार्ट किया था बलबन ने, सुल्तान बलबन ने स्टार्ट किया था पारसी न्यू ईयर।
और आज के टाइम पे नौरूज क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है इंडिया की तरफ से, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज है और इनटेंजेबल मतलब इसे देख नहीं सकते हैं नौरूज फेस्टिवल। ठीक है, किसका होता है, पारसी का न्यू ईयर होता है। इसको क्यों बैन करवाया, ऐसा नहीं था कि उसे पारसियों से दिक्कत थी, उसने इसलिए बैन कराया त्योहार क्योंकि पारसी न्यू ईयर मनाएंगे, न्यू ईयर मनाएंगे तो फिर उन्हें कुछ देना पड़ेगा, जैसे हीरे जवाहरात जैसे होता है ना, अनारकली डांस किया तो अब जहांगीर अकबर को देना पड़ेगा कुछ, उसी तरह नौरूज फेस्टिवल हुआ तो अब कुछ जंजीर उतार के दो, पैसे दो, खर्चा बहुत होता है। तुला दान ये बंद करवाया। अब ये तुला दान क्या था, अब सुन लीजिए, तुला दान ये होता था, ये प्रैक्टिस भी अकबर ने स्टार्ट करी थी। इसमें होता था कि बर्थडे वाले दिन एक बड़ा सा तराजू लेकर आएंगे, तुला लेकर आएंगे, उसमें बादशाह बैठेंगे और बादशाह के बगल में उस तराजू पे दूसरी साइड ट्रेजरी से सोना आएगा, उतना सोना जितने का वजन बादशाह का है। जैसे बादशाह मान के चलो 100 किलो के हुए तो 100 किलो सोना ट्रेजरी से आके रखा जाएगा और उसके बाद अगर बादशाह जमीन से उठ गए 100 किलो के हो गए, मतलब बादशाह ने बढ़िया मोटे हुए बादशाह, फिर वो 100 किलो सोना ट्रेजरी का प्रजा में बटेगा। ठीक है, तो हर बार प्रजा चाहती थी कि राजा और मोटे हो जाए, राजा और मोटे हो, तो राजा को भेंट जाती थी। ठीक है, इसको बैन करवाया औरंगजेब ने। क्यों बैन कराया कि भाई औरंगजेब का जितना वजन हुआ बर्थडे पे सारा पैसा वापस प्रजा को देना पड़ रहा है, तो भाई मेरा अंपायर कैसे चल पाएगा, तो उन्होंने प्रैक्टिस बंद कराई पैसा बचाने के लिए। ठीक है, री इम्पोज जजिया, जजिया टैक्स इम्पोज कराया फिर से। जजिया टैक्स क्या होता था, रिलीजियस टैक्स होता था। जजिया क्या होता था, रिलीजियस टैक्स, बोलो रिलीजियस टैक्स। अब रिलीजियस टैक्स में ये था कि इसने बोला, जजिया टैक्स समझ लीजिए एक बार, ये बोला औरंगजेब ने, जबकि ये जजिया टैक्स पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, सुल्तान थे फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था जजिया टैक्स। इस टैक्स में ये था कि मैं मुसलमान राजा, मुसलमान एम्परर, मेरी जिम्मेदारी है मुसलमान को बचाने की, प्रोटेक्ट करने की, बट तुम गैर मुसलमान हो, तुम क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सिख हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, मैं तुम्हें बचा रहा हूं, तो इसका मतलब मैं, मेरा धर्म तो मुसलमान के प्रति है पर मैं तुम्हें बचा रहा हूं, तो तुम अपने प्रोटेक्शन का अलग से टैक्स दो मुझे। उस टैक्स को बोला गया था जजिया, प्रोटेक्शन टैक्स। और जो लोग जजिया देते थे उसे बोलते थे जिम्मी। क्या बोलते थे, जिम्मी, रिलीजियस टैक्स ऑन जिम्मी। ठीक है, मतलब नॉन मुस्लिम्स। याद रहे फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया ब्राह्मणों पे टैक्स लगाया था। ठीक है, नॉन मुस्लिम्स को क्या बोला गया है, जिम्मी बोला गया है। ठीक है, रोड फतवाए आलमगिरी। अब देखो मुस्लिम लॉ टेक्स्ट बुक है, उसका नाम है फतवाए आलमगिरी। ये फतवाए आलमगिरी क्या होता है सुनो, मुसलमान लॉ सिर्फ कुरान पे बेस्ड नहीं है, कुरान एक पार्ट है, उसके बाद एक फतवाए आलमगिरी, औरंगजेब ने मेन मुसलमान लॉ बुक लिखी थी फतवा आलमगीरी, जिसमें मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस या मुस्लिम लीगल सेंटर लखनऊ में। ठीक है, फतवा आलमगीरी क्या है, मुस्लिम लॉ बुक। अच्छा, हाई प्रपोर्शन ऑफ हिंदू मनसबदार ड्यूरिंग हिज रूल। याद रखना, लोग सब बोलते रहते हैं कि औरंगजेब एंटी हिंदू, एंटी हिंदू, एंटी हिंदू, बट याद रखना सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके टाइम पे थे, औरंगजेब के टाइम पे। सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार किसके थे, औरंगजेब के टाइम पे थे हिंदू मनसबदार। औरंगजेब डाइड इन 1707 एट औरंगाबाद। औरंगाबाद कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र में है। अब इसका नाम बदल के हो चुका है संभाजी महाराज नगर। महाराज थे छत्रपति टाइप के, मराठा में महाराष्ट्र का नाम था संभाजी। ठीक है, शिवाजी के बेटे का नाम क्या था, संभाजी, और उसके बाद साहू महाराज। ठीक है, औरंगाबाद का नया नाम क्या है, संभाजी नगर। ठीक है, अब ये फोटो देखें अगर आप ढंग से, तो ये औरंगजेब बैठे हुए हैं। इतना समझ में आया, हटा दो, नोट्स बना लीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ, सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर, सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे, औरंगजेब के साथ। जिस तरीके से अकबर की राजपूत पॉलिसी में मान सिंह थे, उसी तरह औरंगजेब की राजपूत पॉलिसी में कौन थे, सवाई राजा जय सिंह ऑफ अंबर। ये बहुत इंटेलिजेंट आदमी, बहुत सुपीरियर, और इन्होंने बनाए थे प्लेनेटोरियम। क्या बनाए थे, प्लेनेटोरियम। प्लेनेटोरियम क्या होता है, चांद तारे देखने के लिए दूरबीन लगा के चांद तारे देखते हैं, बोलते हैं प्लेनेटोरियम।
एस्ट्रोलॉजी में विश्वास रखते थे कि भैया एस्ट्रोलॉजी चांद इसमें पास आ रहा है, अब अटैक करना चाहिए, अब नहीं करना, ज्योतिष विद्या। और कौन थे आपके, इन्होंने मैथ्स की टेबल बनाई थी, मैथ्स टेबल, जैसे ना 2 2 4 2 3 6, उसी तरह मैथ्स की टेबल बनाई थी। उस टेबल का नाम था जिद मोहम्मद शाही। क्या नाम था, जिद मोहम्मद शाही। ये क्या थी, मैथ्स की टेबल थी, सवाई राजा जयसिंह ऑफ अंबर की। अच्छा ठीक है, अब याद रखना 9th सिख गुरु जी जो थे, गुरु तेग बहादुर, 9th सिख गुरु, 9th सिख गुरु, गुरु तेग बहादुर जी, इनको एग्जीक्यूट किया था किसने, औरंगजेब ने एग्जीक्यूट करवाया था। क्यों भाई, औरंगजेब का दिमाग खराब हो गया था क्या। आपको भी पता है जो 5th सिख गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, उनकी एग्जीक्यूशन किसने कराया था, जहांगीर ने। अच्छा, वो 5th सिख गुरु थे, ये 9th नंबर के सिख गुरु हैं। ठीक है, गुरु तेग बहादुर, इन्हीं के नाम पे दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा है। ठीक है, शीशगंज गुरुद्वारा। अब हुआ क्या था, याद रहे, औरंगजेब के रिबल प्रिंस था, औरंगजेब का एक प्रिंस मतलब बेटा था, उसका नाम था अकबर। याद रखना, औरंगजेब के बेटे का नाम भी उसने क्या रखा था, अकबर। क्या रखा था, अकबर रख दिया था। ये अकबर जो होता है रिबेल हो जाता है, अकबर क्या हो जाता है, रिबेल हो जाता है। और अकबर फिर किसके पास जाता है, गुरु तेग बहादुर 9th सिख गुरु के पास जाता है शरण मांगने। 9th सिख गुरु शरण दे देते हैं, शरण दे देते हैं, तो औरंगजेब क्या करेगा, यही करेगा। ठीक है, गुरु तेग बहादुर एग्जीक्यूशन, समझ में आ रहा है आपके, 9th, मेरा 9 एग्जीक्यूशन। ठीक है, बीबी का मकबरा औरंगाबाद, बीबी का मकबरा कहाँ बनाया था, औरंगाबाद में। ठीक है, अरे भाई औरंगजेब के पापा का नाम क्या था, शाहजहां, शाहजहां की वाइफ ने कौन थी, मुमताज महल, उसके लिए बनाया गया था ताजमहल। तो औरंगजेब की वाइफ बोलती थी कि देखो तुम्हारे पापा ने तो ताजमहल बनवाया, तुम मेरे लिए कुछ नहीं बनवाओगे, तो चल तेरे लिए बनवाता हूँ। क्या बनवाता हूँ, बीबी का मकबरा। क्या बनवाया, बीबी का मकबरा बनवाया, कहाँ पे, औरंगाबाद महाराष्ट्र में से। चीप कॉपी ऑफ ताजमहल बोला जाता है कि ताजमहल कितना ब्यूटीफुल है, उसे बोला गया है ड्रीम इन मार्बल। ठीक है, क्या बोला गया है, मार्बल इन ड्रीम या ड्रीम इन मार्बल्स। ये हुआ। अब आ गए हम लेटर मुगल्स पे। ठीक है, आप किस पे आ गए, हम लेटर मुगल पर आ गए। औरंगजेब की डेथ के बाद सबसे पहले वाले का नाम था क्या था, बहादुर शाह। क्या नाम था, बहादुर शाह। ठीक है, फर्स्ट लेटर मुगल कौन था, ये फर्स्ट लेटर मुगल। अब सुनो, अब इस आदमी ने बोला देखो औरंगजेब तो चला गया है, और औरंगजेब जो था वो बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था, औरंगजेब जा चुका है, और औरंगजेब वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ शिवाजी। औरंगजेब ने किसको हत्या करी थी, शिवाजी की, और शिवाजी के फिर बेटे संभाजी की भी, बोलो। और उसके बाद साहू महाराज जो थे उन्हें कैप्चर करके प्रिजनर बना दिया था, दिल्ली ले आया था, बंद कर दिया था कि भैया छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं, ये क्योंकि बाद में फिर मराठा रिवोल्ट कर सकते हैं, तो साहू को कैप्चर कर लिया था। जब ये आया औरंगजेब की डेथ के बाद, कौन आया, बहादुर शाह, फर्स्ट लेटर मुगल, इसने साहू महाराज को बाहर निकाल दिया। क्या निकाल दिया, ये भैया सब शांति शांति हो जाए, साहू महाराज को वापस कर दिया। वेरी गुड, इसलिए इसका टाइटल क्या मिला, ठीक है, टाइटल क्या मिला, शाह ए बेखबर। क्या मिला, बेखबर है, शाह ए बेखबर। ठीक है, अगले कौन है, जहांदर शाह। गिव जय सिंह ऑफ अंबर टाइटल है मिर्जा राजा सवाई। मिर्जा राजा सवाई टाइटल किसने दिया था, इन्होंने दिया था, जहांदर शाह। इसके अलावा कोई और कंट्रीब्यूशन नहीं है जहांदर का। जहांदर शाह क्या कंट्रीब्यूशन है, जो औरंगजेब का राइट हैंड था थे, उनको क्या टाइटल दिया, मिर्जा राजा सवाई। फारूक सियार आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फारूक सियार की डेट क्या है, 1717। फारूक सियार गेव गोल्डन फरमान मैग्ना कार्टा टू ब्रिटिश इंडिया कंपनी। अब सुनो फारूक सियार की कहानी क्या है, एक मुगल एम्पर था, लेटर मुगल, उसका नाम क्या था, फारूक सियार। फारूक सियार चैन की जिंदगी जी रहा था अपनी, बट फारूक सियार के कोर्ट में कई सारे मुसलमान थे, ईरानियन मुसलमान, हिंदुस्तानी मुसलमान, अफगानी मुसलमान, अलग अलग मुसलमान थे। उसमें से एक बिरादरी थी हिंदुस्तानी मुसलमान। बोलो हिंदुस्तानी मुसलमान। हिंदुस्तानी मुसलमान मतलब वो मुसलमान जो इंडिया में पैदा हुए थे, उन्हें क्या बोला गया है, हिंदुस्तानी मुसलमान बोला गया है।
अच्छा ठीक है। उस हिंदुस्तानी मुसलमान में दो भाई थे, उन दो भाई का नाम था, बोलो, सैयद ब्रदर्स। क्या नाम था? सैयद ब्रदर्स, सैयद बंधु भी बोलते हैं। आईएएस प्री में क्वेश्चन पूछा गया है अभी पिछले साल ही, कौन से वो लोग थे जो जितने बड़े वो होते थे उतनी टोपी पहनते थे, लंबी टोपी, तो वो सैयद थे। क्या आंसर था उसका प्रीलिम का? सैयद। अच्छा, ये सैयद ब्रदर जो थे, इन्होंने बोला, कंट्रोल रखते थे, इनको बोला गया था किंग मेकर। सैयद ब्रदर को क्या बोला गया था? किंग मेकर्स। ये खुद राज नहीं करते थे, बट जो मुगल एम्परर होता था ना, उसको अपने इशारों पे कठपुतली की तरह नचाते थे। कौन थे? सैयद ब्रदर नचाते थे कठपुतली की तरह। अच्छा, एक बार फारूक सियार को एक बीमारी हो गई, फारूक सियार को पाइल्स की बीमारी हो गई थी, बवासीर की बीमारी हो गई। फारूक सियार को बवासीर की बीमारी हो गई, पाइल्स की, फोड़ा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश की साइड से एक आया डॉक्टर, डॉक्टर का नाम है डॉक्टर हैमिल्टन। क्या आया? डॉक्टर हैमिल्टन। कि डॉक्टर हैमिल्टन जो आया, इसने आया, इसने इलाज किया फारूक सियार की बवासीर ठीक कर दी। फारूक सियार का जब पाइल्स ठीक कर दिया किसने? डॉक्टर हैमिल्टन ने। तो फारूक सियार इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया कि उसने ड्यूटी फ्री दस्तक दे दिए। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या दे दिए? ड्यूटी फ्री दस्तक। ये किसका आया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बोलो, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन आया था? डॉक्टर हैमिल्टन। उसने क्या किया था? क्योर्ड, फारूक सियार को ठीक कर दिया था, बवासीर ठीक कर दी। अब इसने बदले में क्या दे दिया? गोल्डन फरमान या दस्तक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? दस्तक कहते हैं। अब सुनो, इस दस्तक की मैं कहानी समझा दूं, इतना समझ में आ रहा है आपको? अब देखो होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल, ये कलकत्ता वाला रीजन है, ठीक है। यहाँ पर आए आपके पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच, ये लोग आए। ये लोग अपना अपना सामान लेकर आए बेचने के लिए, सामान लेकर आए बेचने के लिए। भाई सब लोग 10-10 रुपए का सामान लेकर आए, 10 रुपए का पेन, 10 रुपए का, 10 रुपए का, सब 10 रुपए का लेकर आए। इस पे फिर जैसे टैक्स लगा दिया, यहाँ पर आते ही जैसे टैक्स लगा दिया, अंदर आने का कस्टम ड्यूटी टैक्स लगा दिया। सो इन सारे सब लोग की चीजें कितनी की हो गई? 100 रुपए की हो गई। 90 रुपए टैक्स लगा दिया। बट इसके गोल्डन फरमान ने क्या किया? इंग्लिश पे टैक्स फ्री कर दिया। मतलब इंग्लिश का सामान 10 रुपए का बिक रहा है, बाकी सबका सामान 100-100 रुपए का बिक रहा है। अब आप सोचो कितना बड़ा बेनिफिट हो गया इंग्लिश को। इंग्लिश को जब इतना बड़ा बेनिफिट हो गया तो ये सब के सब चिढ़ेंगे कि नहीं चिढ़ेंगे फ्रेंड इंग्लिश से? नंबर वन तो ये था। दूसरा चीज क्या था? मिस यूज ऑफ दस्तक। एक और वर्ड आता है, ये आता है मिस यूज ऑफ दस्तक। अब यहाँ पर जो नवाब होता है बंगाल का, उसका नाम होता है सिराजुद्दौला। वो मुगल एम्पर को फोन करता है फारूक सियार को कि आपने क्या कर दिया, ये क्यों दे दिया? तो फारूक सियार ने रिप्लाई ये दिया था, अभी सुन लो, तुम्हें नहीं पता। फारूक सियार ने रिप्लाई ये दिया था कि मैंने बोला है कि जो ऑफिशियल ट्रेड कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ उसके लिए है, मतलब उसका जो मेन सामान आ जा रहा है उसके लिए। तो सिराजुद्दौला ने बोला नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है साहब, ये चल रहा है कि जो आपने कार्ड दिया ना दस्तक, वो उन्होंने अपने प्राइवेट लोगों को भी दे दिया है कि जा तू भी घूमा, तू भी डोल ले। फॉर एग्जाम्पल, आपको सरकारी गाड़ी मिली सरकारी नौकरी के बाद, वो गाड़ी किस लिए मिली है? वो मिली है ताकि आप जल्द से जल्द जिस जगह पे आपकी रिक्वायरमेंट है वहां पहुंच सको। जैसे कहीं कुछ बड़ा मैटर हो गया है, सड़क जाम हो गई है, किडनैपिंग हो गई है, कोई बड़ा बवाल हो गया है, किसान आंदोलन हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द पहुंच जाओ। लाल बत्ती दिए ताकि सिग्नल वैसे ही खुल जाए, आप तुरंत सीधे दौड़ के पहुंचो, भैया अर्जेंट रिक्वायरमेंट है आपकी। जैसे एम्बुलेंस पीपी पीपी करती है, उससे पुलिस गाड़ी पीपी पीपी करती है। समझ में आ रहा है? इसलिए नहीं दिया है कि सुबह सुबह अपनी तुम्हारे बच्चे स्कूल चले जाओ, छोड़ आओ, फिर सब्जी तोरई मेथी ले आओ, होली पे रिश्तेदार आ रहे हैं सबको लेके छोड़ो, आगरा कैंट पे जाओ उनको ताजमहल दिखाने, इसलिए नहीं दी है वो गाड़ी। समझ में आ रहा है? इन्होंने दस्तक का क्या किया? जो ऑफिशियल पर्पस के लिए थे दस्तक, इन्होंने प्राइवेट में इस्तेमाल कर दी। आपको ये वर्ड याद रखना है, मिस यूज ऑफ दस्तक बाय प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट लोगों ने दस्तक का मिसयूज कर दिया। ये आप मेंशन करोगे अपने मेंस के आंसर में और अपने इंटरव्यू में भी कि मेन कारण क्या था। और ये गोल्डन फरमान, उसको मैग्ना कार्टा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा, मतलब इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, आ जाओ। 1717 में फारूक सियार ने गोल्डन फरमान दिया था। फारूक सियार ने जब गोल्डन फरमान दिया तो सैयद ब्रदर, याद है ना सैयद ब्रदर,
हिंदुस्तानी मुसलमान जो सैयद ब्रदर थे, ठीक है, किंग मेकर बोला गया था, इन लोगों ने फिर क्या किया, फारूक सियार की दोनों आंखें फोड़ दी और मार दिया जान से, कि तूने ऐसा किया तो किया कैसे, गोल्डन फरमान दिया तो दिया कैसे, ठीक है, फारूक सियार की डेथ हो गई। अब एक डेट आती है 1739, डेट क्या आती है 1739, एक डेट आती है 1739 में मुगल एम्पर होता है नया वाला, इसका नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, वैसे नाम है मोहम्मद शाह रंगीला, इसको टाइटल मिला था, टाइटल क्या मिला था, रंगीला। अब एक कहानी सुनो, एक बार की बात है, एक मुगल एम्पर था, उसका नाम था मोहम्मद शाह, आराम जिंदगी जी रहा था, कोई टेंशन नहीं थी, बढ़िया चल रहा था। एक बार इसने ऐसे ही अपने दोस्त को फोन लगाया ईरान से कि आजा जरा पार्टी करते हैं, क्या करते हैं, पार्टी करते हैं। उस आदमी का नाम था नादिर शाह, बोलो क्या नाम था, नादिर शाह नाम था। नादिर शाह ने बोला ठीक है मैं आ जाता हूँ घूमने फिरने। नादिर शाह आया दिल्ली, ठीक है, आराम से बैठे थे, मोहम्मद शाह और नादिर शाह पार्टी कर रहे थे। नादिर शाह जो आया था अपने साथ 600 बॉडीगार्ड लेकर आया था, क्या लाया था, 600 बॉडीगार्ड लेकर आया था। तो रात को पार्टी चल रही थी, वो 600 बॉडीगार्ड दिल्ली में ही घूम रहे थे। इतने में किसी ने खबर फैला दी पूरे दिल्ली में कि बादशाह सलामत मारे गए, बादशाह सलामत मारे गए। बादशाह कौन, मोहम्मद शाह रंगीला, मारे गए मारे गए, ऐसे करके खबर फैला दी। जैसे ये खबर फैली पूरी दिल्ली की पब्लिक पागल हो गई, बादशाह मार दिया, बादशाह मार दिया। पब्लिक ने क्या किया, वो जो 600 बॉडीगार्ड घूम रहे थे दिल्ली में, उन सबको पकड़ पकड़ के काट डाला। क्या किया, पकड़ के काट दिया। जब सुबह सुबह नादिर शाह की आंख खुली, उसने बुलाया अपने गार्ड, गार्ड का कोई गार्ड नहीं आया। भाई क्यों, क्या हुआ, कि खबर फैला दी थी, इस वजह से सब मर गए, सारे गार्डों को मार दिया गया। इस बात पे नादिर शाह बहुत चिढ़ गया और नादिर शाह ने ईरान फोन किया। कहाँ फोन किया, अपने घर वाली कंट्री जहां से आया था वहां फोन किया, और फिर वहां से पूरा का पूरा एम्पायर आया है यहाँ पे इंडिया पे अटैक करने। एंड देन बताते हैं जितना बुरा प्लंडर किया नादिर शाह ने, वैसा कभी भारत के इतिहास में नहीं देखा गया। गरीब से दिल्ली का एक एक बच्चा, बच्चे के जेब में से लॉलीपॉप तक ले ली इन लोगों ने, ठीक है, कि मारेंगे पीटेंगे छेड़ेंगे, जान से जीने नहीं देंगे। किसने, भिखारी के पैसे भी ले लिए, किसने, नादिर शाह ने ले लिए, भिखारी के पैसे भी ले लिए। और जाते जाते मोहम्मद शाह रंगीला को लात मारी, धक्का दिया है, और उसकी पीकॉक थ्रोन, जो शाहजहां की पीकॉक थ्रोन जो बनवाई थी ना ट्रेवरनियर द्वारा, वो पीकॉक थ्रोन ले गया, नंबर वन। नंबर टू, जो कोहिनूर वाला हीरा लगा हुआ था ना मुकुट में, वो ले गया, कोहिनूर डायमंड कौन ले गया, नादिर शाह ले गया। अच्छा ये सब कौन देख रहे हैं, चुपचाप देख रहे हैं, ब्रिटिश जो आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, चुपचाप देख रहे हैं। आप खुद देखो, ब्रिटिश किस तारीख आए थे, 1600 में आए थे ब्रिटिश, कब आए थे, 1600 में उन्हें चार्टर मिला था, 1603 तक वो आ पाए थे, 3 साल ऐसे लग गए घूमते फिरते, 1600 मान लो एक एवरेज। 1600 के बाद 1739 में ये घटना घटी, नादिर शाह वर्सेस मोहम्मद शाह रंगीला, और फिर एक लड़ाई हुई थी बैटल ऑफ करनाल, क्या हुई थी, बैटल ऑफ करनाल पंजाब। याद रखना भारत के इतिहास में अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रिटिश कैसे कब्जा कर पाए, तो उसके लिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट है दस्तक, गोल्डन फरमान, फिर बैटल ऑफ करनाल। अगर मुगल एम्पर वीक नहीं होता इस बैटल ऑफ करनाल के बाद, तो ब्रिटिश कब्जा नहीं कर पाते। एक बार को टुक अवे कोहिनूर डायमंड एंड पीकॉक थ्रोन। कोहिनूर डायमंड कहां से मिला था, गोलकुंडा डायमंड माइन थी, ट्रेवरनियर ने खोजा था। और पीकॉक थ्रोन को बोलते हैं तख्त ए तौस, क्या बोलते हैं, तख्त ए तौस, ठीक है। 1757, अब देखो देखो देखो, 1600 से चुपचाप बैठे हुए थे, अब 1757 में करेंगे बैटल ऑफ प्लासी। क्या करेंगे, बैटल ऑफ प्लासी। अब इस बैटल ऑफ प्लासी की कहानी सुन लो। एक बार की बात है, एक राजा था, उस राजा का नाम था सिराज उद दौला। क्या नाम था, सिराज उद दौला। ये सिराज उद दौला कौन था, नवाब ऑफ बंगाल। कौन था ये, नवाब ऑफ बंगाल। याद रहे बंगाल जो था, ये फारूक सियार के टाइम पे, आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब ही, फारूक सियार उसके पहले ही, लेटर मुगलों के टाइम पे इतने वीक हो गए थे कि इसने अलग से इंडिपेंडेंट बंगाल बनाया था। तो बंगाल किसने बनाया था, मुर्शीद कुली खान ने। एक था आदमी, उसका नाम था मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान हैड एस्टैब्लिश्ड बंगाल। मुर्शीद कुली खान ने क्या बनाया था, बंगाल बनाया था। उस बंगाल का राजा था, नवाब था इंपॉर्टेंट, सिराज उद दौला। इस सिराज उद दौला ने ब्रिटिश को बोला कि तुम्हें दस्तक तो मिल गई है गोल्डन फरमान फारूक सियार से, बट तुम इसे अपना घर अड्डा मत समझो।
ब्रिटिश ने बोला कि हमें बहुत खतरा है, फ्रांस, डच, पोर्टुगीज से इनसे खतरा है, तो हमें अपने किले की किलेबंदी करनी पड़ेगी, वी हैव टू फोर्टिफाई आवर फोर्ट। तो सिराजुद्दौला बहुत मना करता है, तो सिराजुद्दौला की बात नहीं मानते हैं ब्रिटिश और बना देते हैं, इंग्लिश बनाता है फोर्ट विलियम। क्या बनाता है? फोर्ट विलियम बना देते हैं, किलाबंदी कर देता है। सिराजुद्दौला को बड़ा गुस्सा आता है, सिराजुद्दौला बोलता है कि मेरे होते हुए तुझे प्रोटेक्शन की जरूरत कैसे है, मैं बचाऊंगा तुझे, तुझे कोई दिक्कत है तू मुझसे शिकायत कर, तू क्यों बना रहा है फोर्ट विलियम। अब क्या हुआ, इस आदमी ने, इंग्लिश ने बदतमीजी कर दी इसके साथ, नवाब के साथ। नवाब जाता है और करीब 500-600 लोग थे, उन सबको पकड़ के एक काल कोठरी में बंद कर देता है और बाहर ताला मार देता है। 1-2 दिन के अंदर ही वहां लोग मरने शुरू हो जाते हैं। तो इसको बोला गया है ब्लैक होल ट्रेजेडी। क्या बोला गया है? ब्लैक होल ट्रेजेडी। इस ब्लैक होल ट्रेजेडी से 2 लोग वहां से भाग निकलते हैं, बच जाते हैं किस तरह भगवान की कृपा से। एक जाता है लंदन शिकायत करने की, देखो देखो ऐसा कर दिया है इंडिया में, हमारे साथ ऐसा सब बुरा व्यवहार कर दिया है। दूसरा आदमी जाता है फोर्ट सेंट जॉर्ज। कहा जाता है? फोर्ट सेंट जॉर्ज, जो कि था आपका मद्रास में। कहां पे था? मद्रास में। मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज। उस ब्लैक होल ट्रेजेडी के बाद एक आदमी बच जाता है, वो कहा जाता है मद्रास फोर्ट सेंट जॉर्ज। यहाँ पर ब्रिटिश एक मीटिंग कर रहे होते हैं, ब्रिटिश ये मीटिंग कर रहे होते हैं कि हम कैसे जीते सिराजुद्दौला से, नवाब से। इतने में वहां पर एक क्लर्क खड़ा था पीछे साइड में, उस क्लर्क का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। क्या नाम था? रॉबर्ट क्लाइव बोलता है सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। क्या बात है? बात यह है कि आप हमें कुछ पैसा दे दीजिए और मुझे भेज दीजिए आप अकेले ही। कहाँ भेज दीजिए? बंगाल भेज दीजिए और मैं दिखाता हूँ वो कैसे कब्जा कर। तुम कैसे कर दो सर? मुझे यहाँ की रग रग नस नस पता चल गई है, यहाँ पे लोग बिकने को तुरंत तैयार हैं और एक दूसरे की टांग खींचना बुराई करने में तो एक्सपर्ट हैं। ठीक है, क्या करता है ये फिर जाता है कलकत्ता। कलकत्ता जब जाता है तो देखता है कि अच्छा कौन कौन है। सबसे पहले जाता है वहां पे पैसों वालों के पास। पैसे वाले कौन थे? मानिक चंद, जगत सेठ। मानिक चंद और जगत सेठ के पास जाता है। ये कौन थे? बहुत बड़े सेठ जी, पैसे वाले थे। इनको बोलता है कि अगला नवाब हमारा आदमी आने वाला है, तो तुम सब अब बादशाह को पैसे मत देना ना, हेल्प करना बादशाह को। उसने बोला ठीक है भाई, जो व्यापार के लिए अच्छा है वो सबके लिए अच्छा। दूसरे जाते हैं, किसके पास जाते हैं? मीर जाफर। मीर जाफर कौन था? मिलिट्री कमांडर ऑफ सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर कौन था? मीर जाफर। मिलिट्री कमांडर को बोलते थे मीर बख्शी। क्या बोलते थे? मीर बख्शी। अच्छा जी, मीर जाफर को बोलते हैं कि अगला नवाब हम जीतने वाले हैं, अगला नवाब हम तुझे बना देंगे, फिर तू हमारा सपोर्ट कर। ठीक है सर। फिर होती है आपकी बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिश वर्सेस सिराजुद्दौला होती है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज ऑब्वियसली जीत जाएगा। सिराजुद्दौला की डिफीट हुई। डिफीट होने के बाद यही मीर जाफर मुड़ के सिराजुद्दौला में गोली मार देगा। ठीक है, खत्म। ये हुई थी बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल से ये पता चलता है कि ये थे विभीषण, मानिकचंद, जगत सेठ और मीर जाफर। सारी पोल खोल के बता दी, 2 सेकंड में कब्जा हो गया। अगर आपको कंफर्म करना है ऐसे पहले भी विभीषण कौन कौन रहे हैं सुन लो फिर। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को भेजा था सुल्तानेट पीरियड में, तो वो देवगिरी दौलताबाद जाता है, वहां से राजा रामचंद्र को पटा लेता है और फिर राजा रामचंद्र पूरे साउथ इंडिया गाइड करते हुए जाते हैं कि वारंगल में ककटिया को कैसे हराना है, द्वार समुद्र में होयसला को कैसे हराना है, पांड्या और मदुरै को कैसे हराना है, सबके पोल खोलता चलता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर मीर जाफर, मानिकचंद, जगत सेठ सबकी पोल बता देंगे रॉबर्ट क्लाइव को। रॉबर्ट क्लाइव विल एंड डिफीट बैटल ऑफ प्लासी। हुआ बैटल ऑफ प्लासी 1757 बैटल ऑफ प्लासी की डेट है 23 जून। क्या है? 23 जून। एक और चीज याद रखना, यूएन पब्लिक सर्विस डे है। क्या है? यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। ठीक है सर। इसके बाद ब्रिटिश को बहुत ज्यादा वो लगा, अरे वाह, ब्रिटिश ने क्या किया, न्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी रॉबर्ट क्लाइव ने, उसको बोलते हैं डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी। इस डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी में 2 तरीके की चीज आती है, एक आता है आपका दीवानी राइट और एक आता है निजामत राइट।
दीवानी राइट और एक आता है निजामत राइट। ये डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी किसकी थी? रॉबर्ट क्लाइव की। निजामत राइट मतलब था एडमिनिस्ट्रेशन। निजामत राइट क्या था? एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन दी अदर हैंड दीवानी राइट था फाइनेंस। क्या था? फाइनेंस या रेवेन्यू। ये बोल दिया गया रॉबर्ट क्लाइव ने कि दीवानी और फाइनेंस का सारा हक तो कौन रखेगी? ब्रिटिश रखेगी, बट निजामत और एडमिनिस्ट्रेशन का राइट किसको दे दिया? मीर जाफर को दे दिया, जो फर्स्ट बना था नवाब आफ्टर इसका बैटल ऑफ प्लासी। दीवानी राइट फाइनेंस विद ब्रिटिश, जबकि निजामत एडमिनिस्ट्रेशन राइट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। किसके साथ? कंपनी के साथ था निजामत का राइट। ऐसे याद रखना, तेरे पैसों की दीवानी हो गया, पैसों की दीवानी तो फाइनेंस की दीवानी हो गई, और निजाम होता है एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा साहब, ये डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी लेकर आता है, मीर जाफर को दे दिया, सारी जिम्मेदारी तेरी होगी, पैसे हम चूसेंगे। ठीक है साहब, इतना समझ में आ रहा है यहाँ तक? ब्रिटिश मजे से जी रही थी, पर ब्रिटिश के पास सिर्फ बंगाल था। क्या था? सिर्फ बंगाल था। अच्छा, इसने ठीक है। अगला कौन आया? अब हुई 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अच्छा, एक बैक थोड़ा सा अगर ले लें, 1739 में मोहम्मद शाह रंगीला लॉस्ट। ये हार जाता था। ये कौन था? मुगल एम्परर। ये तो हार गया मुगल एम्परर। ये जब हार गया मुगल एम्परर, तो ये फोन करता है बाजीराव, पेशवा बाजीराव को। किसको? पेशवा बाजीराव। जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना फोन करता है, इसका मतलब है कांटेक्ट बनाता है। ऐसा नहीं है कि भैया ग्राम बेल ने फोन बना दिया था, ऐसा नहीं है। आप याद रखना, कांटेक्ट करता है, फोन लगाए, कबूतर उड़ा के चिट्ठी बुलाई। बाजीराव, पेशवा बाजीराव। पेशवा बाजीराव को बोलता है मोहम्मद शाह रंगीला कि आज से तुम मुझे बचाओगे, आज से तुम मुझे प्रोटेक्टरेट करोगे, बचाओगे। तो आपने देखा है ना बाजीराव मस्तानी में कि लास्ट में वो भगवा लहराते हैं दिल्ली के किले पे, वो यही है। मोहम्मद शाह रंगीला पिट चुका है नादिर शाह से, और उसके बाद बाजीराव गए हैं भगवा लहराने। समझ में आया? तो किसकी जिम्मेदारी थी कि दिल्ली को बचाने की? अब मराठाओं की जिम्मेदारी दिल्ली को बचाने की। ठीक है, क्योंकि मुगल एम्परर की पावर खत्म हो गई थी। 1761 में जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है, तो ये तो होना चाहिए था भैया, ये अहमद शाह अब्दाली जो इन्वेडर था वो वर्सेस मुगल एम्परर। बट मुगल एम्परर की इतनी हिम्मत हो नहीं पाई कि लड़े। तो मुगल एम्परर ने मराठा को फोन किया कि तुमने वादा किया था हमें बचाने का। तो मराठा की साइड से आए हैं सदाशिवराव भाव। कौन आए हैं? सदाशिवराव भाव। कौन आए हैं? मराठा की साइड से आए हैं। मराठा से सदाशिवराव भाव आए हैं, और अहमद शाह अब्दाली ईरान और अफगान साइड से। अहमद शाह अब्दाली जीत गया। अहमद शाह अब्दाली जीत गया थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, और उसके बाद आपका एंड ही हो गया, समझ लो मुगल एम्पायर का, एकदम ही बर्बाद, खत्म। एंड देन फिर ब्रिटिश ने बोला है 1764 पे कैप्टन हेक्टर वर्सेस फाइट लड़ेंगे। कैप्टन हेक्टर, शाह आलम सेकंड मुगल एम्परर, बैटल ऑफ बक्सर, शुजाउद्दौला नवाब ऑफ अवध, और मीर कासिम नवाब ऑफ बंगाल। ये तीनों मिलकर लड़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से, और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाएगी 1। याद रखना बैटल ऑफ बक्सर की डेट क्या है? 1764 है बैटल ऑफ बक्सर की डेट। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू वेरी मच।